ये तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। आज सबकी नजरों में तेरे लिए सम्मान है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। महिलाएं हमारे समाज में उनके जन्म से लेकर जीवन के अंत तक विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। आधुनिक समाज में कुशल भूमिका में सभी भूमिकाएं और समय पर नौकरी करने के बाद वो कमजोर हैं, क्योंकि पुरुष अभी भी समाज का सबसे मजबूत अंग है। सरकार समाज में बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रमों, नियमों को और विनियमों के बाद भी उसका जीवन एक आदमी की तुलना में अधिक जटिल है। उसे बेटी, पोती, बहन, बहू, पत्नी, माँ, सास, दादी आदि के रूप में अपना परिवार सदस्यों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इन सभी परेशानियों का सामना करते हुए भी महिलाएं स्वयं परिवार और देश के उज्जवल भविष्य के लिए बाहर आने और नौकरी करने में सक्षम है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण आज हमारे साथ है। चलिए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तपस्या तोमर, जो कि केएफएल मिसेस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप भी हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तपस्या तोमर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे आज आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का और आपका। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर तपस्या ने मास्टर इन न्यूरोलॉजी, मास्टर इन साइकोलॉजी की उपाधि हासिल की है। साथ ही वे डायबिटिक एजुकेटर भी हैं। इसके अलावा हीलिंग एंड फिजियोथेरेपी सेंटर की डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही जटिल विषय है। इसके साथ आपने एक अद्भुत कहना चाहिए जिसको कि एक अनोखा, एक नई पहल की है। इस रैंप पे आने का आपने कैसे सोचा? जी बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर ऐसा होता है कि हमारी लाइफ जो होती है वो लाइमलाइट से बहुत दूर होती है। तो और कई बार हमको ये लगता है कि हम डॉक्टर हैं और हमारी लाइफ जो है वो पेशेंट्स के बीच में ही गुजर जाएगी और उसके अलावा हमारी लाइफ में कोई चार्म नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा सोचना मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया हासिल करना चाहते हैं या जो हमारी प्रतिभा होती है, तो उसके लिए कभी भी हमारे प्रोफेशन को आड़े नहीं आना देना चाहिए। क्योंकि हम महिलाएं जो होती हैं वो मल्टी डायरेक्शन में काम करती हैं, चाहे वो घर हो, बाहर हो, बच्चे हों। तो फिर प्रोफेशन में भी अगर हम मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी डायरेक्शन में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और लोगों को, हर महिला को आगे भी आना चाहिए। बिल्कुल। तपस्या मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम बात करते हैं, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन जब आपने इस ब्यूटी पेजेंट की अगर हम बात करते हैं, मिसेस इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको वाकई बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक तरफ तो बाय प्रोफेशन आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसके साथ ही आप 2 बेटियों की माँ भी हैं। तो इतना मुश्किल समय शेड्यूल होता होगा आपका। मैं समझ सकती हूँ आपका बिजी शेड्यूल होता होगा, लेकिन इस बिजी शेड्यूल के समय में भी आपने इतना बड़ा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और साथ ही पार्टिसिपेट करने के साथ ही आप फर्स्ट रनर अप भी रही हैं। तो ये जो सफ़र था आपका, कितना मुश्किल या कितना आसान रहा आपके लिए? डेफिनेटली, क्योंकि हम इतने समय से अपने कार्य कर रहे हैं, अपने फील्ड में कर रहे हैं, तो हम बिज़ी तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। बिकॉज घर में भी हमारी जिम्मेदारियां रहती हैं, प्रोफेशन में भी रहती हैं। और जो मेरा प्रोफेशन है वो बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे एक अलग मेरा पोर्टफोलियो रहता है। फिर मैं क्लिनिक पे एज अ पेशेंट को जब मैं डील करती हूँ तो एज अ डॉक्टर मेरा अलग पोर्टफोलियो रहता है। जब मैं एंकर के तौर पर रहती हूँ तो एकदम से अलग हो जाता है, घर जाते हैं तो अलग हो जाता है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए, क्योंकि सब चीज़ें मैं बैलेंस करना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो जब मुझे मोटिवेट किया मेरे ही साथी ने कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक चांस लिया जाए। हारना मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट रनर अप रहूँगी। बस मुझे लगा कि मेरा पार्टिसिपेशन ही मुझे एक वो मोटिवेशन देगा और कुछ सीखने को देगा। तो वो हमेशा जो मेरा एक रहा है कि
हमेशा लर्निंग की तरफ मैं बड़ी हूँ कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहूँ, तो यही सोच के मैंने लिया था। लेकिन कहते हैं कि जब ईश्वर और सबकी ब्लेसिंग्स रहती हैं तो हम ज़रूर आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं लिटरली अपने सभी लोगों का मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ, और मैंने कोशिश करी अपने आप को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल। और आपने अभी जो लाइंस कही उससे मुझे एक और लाइंस याद आ गई जो कि महाभारत से मुझे याद आती है, कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर। तो कुछ ऐसा ही आपका भी, मुझे लगता है कुछ इसी तरह से आपने भी इस बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला, आपने फल की चिंता नहीं की, बस कॉन्टेस्ट में जो है उसकी ओर फोकस किया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप बाय प्रोफेशन आप दूरदर्शन में एंकर भी हैं, और एंकर का जो प्रोफेशन होता है वो भी एक डिफरेंट साइड होती है, और कहीं ना कहीं ये भी जो है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया। देन इस कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेवल जो था इसका, जहां से आपने इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत करी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को उस कॉन्टेस्ट के बारे में भी बताएं कि किस तरह से आपने कितनी मेहनत के साथ एक एक पायदान आगे बढ़कर इस कॉन्टेस्ट में सफलता हासिल की। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा KFL शो स्टॉपर रहा है मिसेस इंडिया के लिए जो पेजेंट था, उसमें बेसिकली 3 राउंड जो थे वो किए गए थे। फर्स्ट राउंड जो था वो इंट्रोडक्शन राउंड था, जिसमें सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना था, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम सभी बहुत एजुकेटेड, जितने भी पेजेंट थे सारे बहुत एजुकेटेड थे, तो मुझे लगता है कि सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन स्टिल कहते हैं जब कंपटीशन में होते हैं तो कोई आगे कोई पीछे रहता है। तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था। सेकंड था जिसमें कि हम अपना टैलेंट राउंड था, जिसमें अपने टैलेंट, जो सबका कुछ ना कुछ टैलेंट होता है वो शो करना था। तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टरी के अलावा मैं एक एंकरिंग जो है वो मेरा शौक रहा है, जो मेरा अब प्रोफेशन में भी टर्न हो गया, तो क्यों ना मैं अपनी एंकरिंग को ही मैं अपने टैलेंट को शो करूं। तो मैंने वहाँ पे कुछ इमीडिएटली मैंने एक स्क्रिप्ट बना के उसको मैंने शो किया था। देन उसके बाद में हमारा एक 1-to-1 जो क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है वो रहा, उसको हमने फेस किया, उसमें सबके हिस्से में एक एक क्वेश्चन आए। तो वो ऐसे 3 राउंड हमने पूरे कवर अप किए। देन उसके बाद में जो मार्किंग रही उसके हिसाब से रिजल्ट घोषित किए, जिसमें मैं आई एम लकी कि मुझे मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप की मैं विनर रह पाई। डॉक्टर तपस्या, अगर हम बात करते हैं इस तरह के जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें आपके साथ और भी कंटेस्टेंट रही होंगी जो मे बी जो इस प्रोफेशन से या कहें इस फील्ड से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हों, या इस फील्ड में पहले भी वो अपना हाथ आजमा चुकी हों, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा पल आया जब आपको लगा हो क्या मैं ये कर पाऊंगी? तो इस समय से गुजरने के लिए आपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइन्स होती है, मेरा ख्याल है कि हर किसी के जीवन में कुछ पंच होते हैं जिन्हें याद करके हमें अपने अंदर से एक ऊर्जा महसूस होती है। मैं चाहूंगी कि आप वो ऊर्जा भरे पल हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैंने अपना प्रोफेशन नहीं खत्म किया। सबसे अच्छी बात यही है मेरे साथ कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसा नहीं है कि अब मैं फिजियोथेरेपी नहीं करती हूँ, क्योंकि आज भी मेरा क्लिनिक है, मैं अपने कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर रही हूँ। तो मैंने सबसे अच्छी बात मैं सभी वुमेन्स को भी यही बोलूँगी कि आप शौकिया तौर पर कुछ भी आगे बढ़ें, लेकिन जो आपका मेन प्रोफेशन होता है, मेन स्ट्रीम होता है, उसको आप कभी मत छोड़िएगा। तो वो मैंने नहीं छोड़ा है। अब जैसे कि आपने मुझसे बोला कि क्या खास पल रहा होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि जब हम पार्टिसिपेट कर रहे थे तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने आगे तक जाऊंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हार नहीं मानना चाहिए। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो बस बढ़ते चले जाना चाहिए और सीखना चाहिए। मैंने वही सोचा था, और जब हमने उस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया तो ऑब्वियसली सब बहुत अच्छे उससे थे और बहुत अच्छा सबने परफॉर्म किया, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं नहीं जीतूंगी, क्योंकि मैं ये सोच के मैंने किया ही नहीं था। नंबर 1 ये रहा। दूसरा, जो हमारा पेजेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत यूनिक था। उनको मॉडल्स नहीं चाहिए थी, उनको रोल मॉडल्स चाहिए थी कि वो ऐसी महिलाओं को आगे लेकर आना चाह रहे थे, उनको विनर्स बनाना चाहते थे जो कि मल्टी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो एक समाज में अपना नाम कर सकें और दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर सकें, दूसरों के समाज के लिए भी अपना योगदान दे सकें। तो जो कॉन्सेप्ट था रोल मॉडल का, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे मॉडल बनना है। और ये जो हमारा KFL है वो मॉडल के लिए था नहीं, रोल मॉडल के लिए था। तो मुझे लगा कि मैं ठीक जा रही हूँ, और भगवान की कृपा से जैसे मैंने बताया कि मेरा हो भी गया।
बिल्कुल। और मैं चाहूंगी एक बात मुझे याद आती है, हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि जो नारी का जीवन है ये शुरू से ही जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही जो नारी जीवन है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके साथ कई तरह की परेशानियां आती हैं। बात करें परिवार की हो या समाज की, जब तक परिवार का साथ ना मिले तब तक ये मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी महिला की सफलता में उसके परिवार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपकी इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ही जो मेरे माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको दूंगी, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठ पाती। तो मैं अपने मदर फादर को पूरा श्रेय देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना शिक्षित किया, इस लायक मुझे बनाया कि मैं आगे जाके अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, और इसीलिए शायद मैं आज यहाँ बैठ पाई हूँ। और शादी के बाद आयुषी क्या होता है ये है कि जनरली हस्बैंड तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार इन लॉ सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके इस मन से कहना चाहूँगी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और इस मंच के माध्यम से शायद ये मुझे मौका मिला है कि मैं उन्हें थैंक यू बोल सकूं, कि थैंक यू सो मच कि उनके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे इन लॉज ने सपोर्ट नहीं किया या मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। ऑल्दो मेरे तो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ रहा नहीं हर्डल कि मेरे ससुराल वालों ने बिना सपोर्ट किए मैं आगे बढ़ी हूँ। तो रियली आई एम थैंकफुल कि मुझे ब्लेसिंग्स हैं ये, बिल्कुल, कि मुझे सपोर्ट रहा। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ऐसी कई महिलाएं होंगी जो अभी शायद किसी और प्रोफेशन से जुड़ी हों, लेकिन हो सकता है उनके भी मन में इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट में या इस तरह के किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की अंदर ही अंदर मन में भावना हो, लेकिन किसी वजह से शायद वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हो। तो मेरा ख्याल है कि आप एक बहुत ही अच्छा उदाहरण और एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा उनके लिए साबित हो सकती हैं, जो इस वक्त शायद हमारा प्रोग्राम देख रही हो। बिल्कुल। और मैं सभी महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि एक डर, एक झिझक होती है आगे बढ़ने के लिए कि लोग क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी आप अच्छा काम करते हो तो डरो मत, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी आप लोगों को साबित कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसी प्रतिभा को दबा लोगे तो आप कभी किसी को साबित नहीं कर पाओगे। तो कभी भी आप अपने आप को रोकिए मत। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आगे बढ़िए और समाज में कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि हम अगर इस धरती पे आए हैं तो इस समाज के लिए, इस देश के लिए हमारा कुछ दायित्व बनता है जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें। चाहे हम भले किसी को मोटिवेट ही क्यों ना कर रहे हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन समझें और किसी ना किसी रूप में ज़रूर रिटर्न करें अपनी सोसाइटी को, अपने देश को। बिल्कुल तपस्या। और ये जो बात आपने कही इससे मुझे भी एक बात याद आती है कि समाज जो है, समाज हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। हमने हमेशा से, शुरू से ही हम ये लाइन सुनते आते हैं कि 4 लोग देखेंगे तो क्या होगा। ये जो लाइन्स है ना, ये आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं कई बार हमें रोकती हैं, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि 4 लोग देखेंगे, 4 लोग देखते हैं, ये वो। हालांकि 4 लोग जो हैं, आज तक मुझे तो समझ नहीं आए कि ये 4 लोग कौन हैं, लेकिन इन 4 लोगों की वजह से कई ऐसी महिलाएं हैं जो मेरा ख्याल है अभी भी पीछे ही रह जा रही हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि हमें वो 4 लोग जो हैं वो हमारे ही बीच के लोग होते हैं। अब ये हमारे ऊपर रहता है कि हम उसको अब कैसे लेते हैं। पहली बात तो मैं ये एक बात बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर हम किसी पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसे आज मैं भी यहाँ पे साड़ी पहन के बैठी हूँ, तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ब्यूटी पेजेंट का मतलब हो रहा है कि हम हो सकता है शॉर्ट ड्रेसेस में होंगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट को मुझे मिटाना था, जिसके लिए मैंने पार्टिसिपेट किया कि ऐसा नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है जिसमें हम साड़ी वेयर करते हैं, उसमें भी आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। इनफैक्ट उसी में आप ब्यूटीफुल लगते हो। और वाकई आपकी बेटियां जब आपको इस अहम पल पे जब उन्होंने आपको देखा होगा कि हमारी मम्मी इतने आगे बढ़ रही हैं और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जब उन्होंने परफॉर्म किया, फर्स्ट रनर अप रहना ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होती है। और इसके लिए कई लोग मेरे ख्याल से काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी समय से इस फील्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लक कह सकते हैं, या फिर शायद मेहनत में कमी हो जाती है। कुछ ये भी रीज़न होते हैं या कुछ और रीज़न भी मे भी हो सकते हैं। लेकिन आपने मेरा ख्याल से ये आपका पहला ही कॉन्टेस्ट था, इससे पहले शायद आपने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके मेरा ख्याल है आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही।
बिल्कुल, और उसके लिए मैंने सिर्फ वही चीज़ें थी, मैंने स्माइल और कॉन्फिडेंस अपने साथ रखा और सिर्फ मैं अपने काम के लिए आगे बढ़ी। मैंने उसके परिणाम को लेके नहीं सोचा था, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी और मैंने वही दिया। और जब हम अपना 100% देते हैं तो मुझे लगता है ब्रह्मांड भी आपके साथ हो जाता है, बिल्कुल आपका साथ देता है और जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तपस्या, अगर बात करें यहाँ पर तो जो खूबसूरती होती है, जैसे ब्यूटी कहे हम, ब्यूटी से जुड़ा एक बहुत ही पुराना सा, बहुत ही दकियानुसी मेरा ख्याल से एक कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों के लिए खासतौर पे हमें बचपन से हम सुनते आते हैं कि लड़कियों को गोरी होना चाहिए, लड़कियों को फिट होना चाहिए, लड़कियों को मोटी नहीं होना चाहिए, शारीरिक बनावट को लेके कई तरह की हम बातें बचपन से ही सुनते आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ब्यूटी से रिलेटेड बहुत ही मिस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वाकई कि इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट खूबसूरती को जज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी बात बोली है, क्योंकि हम अगर देखते हैं चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो या सुष्मिता सेन हो, आप उनको देखिए, वो जो मुकाम हासिल की हैं उनका कॉम्प्लेक्शन कभी आड़े नहीं आया है। और कभी भी हम अपने बोला चाहिए बॉडी शेमिंग को लेके हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन भी ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी फेयर, लेकिन हमेशा कॉन्फिडेंस आपके साथ में रहना चाहिए। और जब हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके बाद में ऑब्वियसली हमारे शरीर का जो रहता है, प्राकृतिक जो हमारी रहती है, उससे हम थोड़ा सा हट जाते हैं। और लेकिन हाँ, डेफिनेटली अपने शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मोटे हैं तो हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, बिकॉज हमेशा से वही कॉन्फिडेंस और स्माइल ही आपको ब्यूटी देता है। और अच्छे जो हम थॉट्स रखते हैं, जैसा हम विचार रखते हैं, वही हमारी खूबसूरती हमारे चेहरे पे आती है। तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन, आपकी हाइट, आपका मोटापा, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। आप अपने साथ में सिर्फ कॉन्फिडेंस, अच्छे थॉट्स और अच्छा स्माइल लेकर साथ में चलें। बिल्कुल तपस्या, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो ब्यूटी पेजेंट जिसमें आपने अभी हिस्सा लिया है, ये पेजेंट किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं था, इसमें किसी भी तरह की धारणाएं नहीं थी कॉन्सेप्ट में कि आपको परफेक्ट बॉडी शेप होना चाहिए या परफेक्ट आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मॉडल्स की तरह आपका बॉडी शेप होना चाहिए, मॉडल्स की तरह आपको लगना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस बारे में भी अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत सी लड़कियों के दिमाग में, शायद मेरा ख्याल है शायद हम अगर एंकर की बात करें या फिर हम बात करें मॉडल्स की, इस पेजेंट की, तो बहुत सी लड़कियों में ये गलत भावना होती है, धारणाएं होती हैं कि लड़कियों को फिट होना चाहिए, लड़कियां अगर सुंदर होंगी तभी इस फील्ड में शायद आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, ये हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक धारणा है कि अगर आप ब्यूटी पेजेंट में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फिट रहने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली फिट तो रहना ही है हमको, लेकिन आपका ऐसा फिगर होना चाहिए या फिर आप बहुत अपने आपको स्लिम करके रखें। तो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है, अपने आप को फिट तो रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए अपने आप को डीमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए। और रही बात इस केफर शोस्टॉपर की, खास बात यही थी कि दे आर सर्चिंग फॉर द रोल मॉडल्स। तो उनके लिए ये नहीं था कि हमको मॉडल्स चाहिए है तो ये फिगर होना चाहिए या फिर इतनी फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। तो ये एक जो है हमारे रोल मॉडल्स के लिए ही मुझे लगता है हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जितनी नारियां जो हैं हमारे समाज में वो एक रोल मॉडल की तरह प्ले करेंगी, तो मुझे लगता है कि हम समाज में और हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिल्कुल तपस्या, और आपने जिस तरीके से अभी बताया हमें कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इस कॉन्सेप्ट की भी जो धारणा थी वो भी अलग थी। आपने अभी फिटनेस की बात करी, मदरहुड की अगर हम बात करते हैं तो मदरहुड के बाद का जो समय होता है, मेरे ख्याल से 6 मंथ का वो समय होता है जिसमें हमें अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। रेगुलर डाइट्स के अलावा भी हमें स्पेशल डाइट फॉलो करनी होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसका ख्याल रखकर हम मदरहुड के समय जो परेशानियाँ आती हैं वो आगे कंटिन्यू ना रहे, उससे बच सकते हैं। बीइंग अ डॉक्टर बात करूंगी इस बारे में कि जब भी हम माँ बनते हैं उसके बाद में डेफिनेटली हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं और जो हमारे ऊर्जा रहती है जो वो बहुत डिवाइड हो जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारे बच्चे की तरफ चला जाता है। तो कुछ चुनिंदा बातें होती हैं जैसे कि अपनी नींद को पूरा लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्ट्रेस फ्री रहना वो भी महत्वपूर्ण होता है, और अपने शरीर के लिए थोड़ा सा समय निकालना। और डाइट में हमको जो मील्स हैं वो छोटे छोटे मील्स लेना ताकि हम ओवर ईटिंग ना कर सकें, और हम उस मील में चेक करेंगे कि न्यूट्रिशन उसमें सारा कुछ होना चाहिए। और एक धारणा होती है कि जब हम खाना
खाते हैं तो हमको लगता है कि अब हमको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बीच में ऑन एंड ऑफ कैल्शियम है, विटामिन डी है, मल्टीविटामिन है, ये सारे सप्लीमेंट्स को हमें लेना चाहिए। बिकॉज ये सब कुछ जो पूर्ति हमारे शरीर में ज़रूरी होती है डिलीवरी के बाद में, वो तभी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। बच्चे होना पार्ट है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा पॉजिटिव रह के आगे बढ़िए, नींद पूरी लीजिए, और इससे आप हमेशा फिट रहेंगे और खुश रहेंगे। पर अगर बात करें भारत की पहली फिजियोथेरेपी से जुड़ी मैगजीन फिजियो संदेश, इसकी भी आप एडिटर हैं, आपको लिखने का भी शौक रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लिखती भी बहुत अच्छा हैं। इस बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों से शेयर करें कि आप लिखती भी हैं और किस तरह से आपकी रुचि लिखने की ओर बढ़ी और किस तरह से आपने इस फील्ड में भी अपना हाथ देखिए, मुझे ऐसा कभी समझ में नहीं आया कि मैं लिखने में रुचि रखती हूँ, लेकिन कहते हैं कई बार जेनेटिक चीज़ें हमारे में आ जाती हैं और वो हमें कई बाद में इन चीज़ों का रियलाइजेशन होता है। जैसे मेरे दादाजी थे, वो बहुत लिखते थे, आज भी उनकी लिखी हुई जो हैं डायरी हमारे बीच में है, हम उन्हें कई बार पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं लिखूँगी, और किसी मतलब क्योंकि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि फिजियोथेरेपी फील्ड की जो फर्स्ट हिंदी मैगजीन है हमारे देश की बोलेंगे, बल्कि विश्व की बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज तो कहीं और होता नहीं है, उसकी मैं एडिटर हूँ। तो ये भी मेरे लिए खास ये है कि मैं उसमें एक अच्छा पार्टिसिपेशन कर पा रही हूँ, और अपने फील्ड को जो मैं बेहतर अपने लेखक से या अपने काम से दे सकती हूँ वो भी मैं दे रही हूँ। तो लिखने का शौक़ मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब मैं मैगजीन से जुड़ी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं लिख भी सकती हूँ। तो ये भी मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। और मेरा ख्याल है ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो ये इस बात पे मेरा कोई भरोसा नहीं है, कि ऐसा कहा जाता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका जो जीवन है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद जीवन ख़त्म होता है, बल्कि मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण आज हमारे साथ खबर भारत के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तपस्या के रूप में, क्योंकि शादी के बाद ही मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक नई जर्नी स्टार्ट करी। और शायद आपने जैसा बताया बचपन से आपकी इस फील्ड में जाने की कोई सोच या व्यक्तिगत तौर पे आपका कोई सपना नहीं था, लेकिन बावजूद इसके आप इस फील्ड में आई और मेरा ख्याल है इतना अच्छा परफॉर्म करके आप आगे आई। तो महिलाओं को भी, जो महिलाएं देख रही हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत अचंभों की बात भी बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पर मेरे पूरे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हम लोग आर्मी, पुलिस, इस क्षेत्र से ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं। तो कोई डॉक्टर नहीं है। मैं पहली हूँ जो डॉक्टर की फील्ड में मैंने अपना कदम रखा। कोई एंकर नहीं है, दूर मतलब किसी भी चैनल में कोई एंकरिंग के लाइन में नहीं है जो टीवी पे आता हो। तो मैंने अपना वहाँ पे पहला कदम रखा। इस तरीके से पेजेंट में किसी ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने पहला कदम रखा। तो कई बार मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वो मुझे सेटिस्फाइड करता है मेरे काम को लेकर। डेफिनेटली शादी के बाद में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लाइफ चेंज होती है, लेकिन ये जो रहा मेरा इनबिल्ट, मेरे शादी से पहले का जो कॉन्फिडेंस रहा, मेरे पेरेंट्स का मुझ पर कॉन्फिडेंस रहा, उसी के कारण मैं उसको कैरी कर पाई। और उसके बाद में शादी के बाद जिस तरीके से मुझे मेरी मदर इन लॉ ने, जैसे मैंने बताया, मुझे परिवार का अच्छा खासा सपोर्ट मिला, तो मैं उन सारे सपनों को पूरा कर पाई। और आज मुझे बहुत इस बात का खुशी होती है कि जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उसको मैं कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पा रही हूँ। समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग जिनको उनकी खुद की क्षमता का ज्ञान नहीं होता, उनको बड़े ही सस्ते दाम पर लोग खरीद लेते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये भी एक वाकई बहुत सही बात है। हमें अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए, ताकि हम समझ पाएं कि हमारे अंदर वो कौन सी क्षमताएं हैं जो कहना चाहिए कि गॉड ने हमारे अंदर दी हैं। क्योंकि हर इंसान अपने आप में अद्भुत है और हर इंसान के अंदर कोई क्षमता होती है विशेष तौर पर, जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। बिल्कुल, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को थोड़ा सा समय देने का। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा समय देते हैं तो हम निश्चित तौर पे अपनी क्षमताओं को समझ लेते हैं, और जिस दिन हम अपनी क्षमताओं को समझ लेते हैं उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी वो क्षमताएं होती हैं जो आपको मोटिवेट करती रहती हैं। तो थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालें, अपने आप को थोड़ा सा ठहराव दें, समझें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, और हमारी अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा क्या उद्देश्य है।
क्योंकि उद्देश्य जानना भी ज़रूरी है। हर कोई अपने परिवार को संभाल रहा है, बखूबी संभाल रहा है, और उससे बड़ा जॉब मुझे लगता है कुछ भी नहीं होता है एक महिला के लिए। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि सभी महिलाओं को अगर उनमें कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सपने हैं, टैलेंट हैं, तो ज़रूर आगे आएँ और उन सभी टैलेंट को, क्योंकि एक ही बार हमें अपनी लाइफ मिली है, वी नेवर नो कितनी लाइफ मिली है, हमको ये भी नहीं पता है कि हमें लाइफ कितनी है, तो उसको हम 100% दे दें, ताकि हमें लाइफ में जब हम एंड मोमेंट पे हो तो कोई किसी बात का रिग्रेट ना हो। ये मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ हर दिन मेरा नया है और हर दिन मुझे कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल तपस्या, और बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, ये जो रूटीन होता है आपका, अगर डेली रूटीन की अगर हम बात करें, डेली शेड्यूल आपका बहुत टाइट होता होगा, इस शेड्यूल में से आप वो जो थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल पाती हैं, मैं चाहूँगी आप वो किस तरह से मैनेज करती हैं ये पूरा जो टाइम शेड्यूल है इसको? देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले कोशिश यही करती हूँ कि अपने बच्चों से पहले उठ जाऊँ, क्योंकि उनके उठने के बाद तो फिर आप कभी बैठ ही नहीं सकते हो, और ये हर मदर एग्री करती है, क्योंकि और अगर वर्किंग है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको थोड़ा भी समय मिले खुद के बारे में सोचने का। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे बच्चों से पहले मैं उठ के थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालूं, और वही मैं करती हूँ, और मुझे लगता है कि इसी से ही मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और अपने स्केड्यूल को ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती हूँ। क्योंकि दिन भर में बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रोल प्ले करते हैं हम, मदर भी हैं हम, उसके बाद में हम, अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो वहाँ पे एक टीचर के तौर पे हम अपने आप को स्थापित करते हैं, फिर एक डॉक्टर के तौर पे, और इमीडिएटली अगर एंकर बनना है तो एंकर भी बन जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो इतने सारे रोल प्ले करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि कुछ समय बच्चों से पहले उठ के खुद के लिए मैं समय निकालती हूँ। बिल्कुल, और शायद आप इतनी मल्टीटास्किंग है, शायद इसीलिए वो जो लाइंस कही गई है ना महिलाओं के लिए कि वो नारी है, कुछ भी कर सकती है, मेरा ख्याल से वो इसीलिए कही गई है क्योंकि एक नारी ही इतनी क्षमता रखती है कि वो अपने घर को भी मैनेज करती है, समाज को भी मैनेज करती है, देश को भी मैनेज करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी, क्षमताएं होती हैं, और सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं में कुछ होता है ना तो वो है पेशेंस। बिल्कुल, हम पेशेंस इतना रखते हैं ना कि चीज़ों को हम बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। और हमारा सबसे अच्छा एक और पार्ट होता है, वो हमारा होता है सिक्स सेंस। तो वो पेशेंस और सिक्स सेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमको अलग करता है, और इसीलिए हम लोग बखूबी सारे काम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और इसीलिए महिलाएं जो हैं जब भी किसी काम में हाथ डालती हैं उसको परफेक्ट करके छोड़ते हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो महिलाएं इस वक्त हमारे चैनल्स के माध्यम से हमारा प्रोग्राम देख पा रही हैं, मैं चाहूंगी तपस्या आप उनको भी एक छोटा सा मैसेज उनको दे कि किस तरह से वो भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम मैनेज कर सकती हैं। वो कौन सी छोटी छोटी टिप्स हैं जो उनके लिए भी कारगर सिद्ध हो सकती हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने पे भरोसा करना सीखिए। खुद पे भरोसा जिस दिन आपने कर लिया कि हाँ आई एम द कैपेबल, उस दिन के बाद से सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। क्योंकि हम सब बिजी हैं, हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास भी 25 घंटे नहीं हैं, सब 24 घंटे में ही सब कुछ करते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि उन 24 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो अगर आप उन प्रायोरिटीज़ को समझ लेते हैं, 24 आवर्स को आप इक्वली डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आप खुद के लिए भी कर रहे हो, जिसमें आप अपने परिवार के लिए भी कर रहे हो, जिसमें आप अपने प्रोफेशन के लिए भी कर रहे हो, समाज के लिए भी कर रहे हो, तो अगर आपने इक्वली डिवाइड कर दिया तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है और आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद में आप बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर अगर बात करें समय की, क्योंकि समय जो है वो बड़ा ही कीमती है, समय का जो पहिया है वो घूमता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो इस समय के पहिए के साथ अगर बात करें बच्चों का, तो जिस तरह से हमारा बिजी शेड्यूल होता है, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम मेरे ख्याल से नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी कहीं तरह से प्रभावित होती हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से बचपन में जो ज़रूरत होती है, क्योंकि पहला टीचर तो माँ को ही कहा गया है, तो जितना ज़रूरत माँ की होती है उतनी मेरे ख्याल से किसी और चीज़ की नहीं होती। तो इस बिजी शेड्यूल में से आप अपने बच्चों के लिए किस तरह से टाइम निकाल पाती हैं? देखिए, मैंने अपना बड़ा फिक्स करके रखा है, चाहे मैं एक काम करूं, 2 काम करूं या 10 काम करूं, मैंने अपने आप को इतना फिक्स किया है कि मैं 10 से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक ही काम करती हूँ।
उसके बाद मेरा जो पूरा टाइम है पूरा डेडिकेटेड रहता है मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के लिए। तो ये मैंने अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जब हम काम करते हैं ना तो टाइम मैनेजमेंट ये भी नहीं कर पाते हैं, इतना हापजार्ड में रहते हैं कि हम रात के 10-10 बजे तक काम कर रहे होते हैं, तो हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैंने बहुत फिक्स करा हुआ है 10 से 5, 5:30 बजे तक मैं काम करूंगी, उसके बाद में कोई काम नहीं करूंगी। और 10 से 5, 5:30 जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं 100% देती हूँ। मतलब उसमें फिर मेरा ये रहता है कि 100% दे के उस काम को पूरा किया जाए। तो डेफिनेटली उसके बाद में जो जितना टाइम रहता है 5 बजे के बाद का, वो मेरा सब कुछ समर्पित रहता है मेरे बच्चों के लिए। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ ये थी डॉक्टर तपस्या, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी डॉक्टर वाली बिजी शेड्यूल में से उन्होंने टाइम निकालकर इतने बड़े ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप भी रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा मुकाम था जो उन्होंने हासिल किया। और जो महिलाएं इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में तपस्या आगे निकल कर आई हैं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।